नमस्कार। आज हम बात करेंगे मूट कोर्ट के बारे में। पर देखिए, इसे सिर्फ एक कॉलेज एक्टिविटी मत समझिए। ये तो एक ऐसी भट्टी है, एक ऐसा हाई स्टेक्स गेम है जहां असल में वकील तैयार होते हैं, उन्हें गढ़ा जाता है। तो शुरू शुरू से ही एक बात साफ कर लेते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये सिर्फ जीतने हारने के बारे में नहीं है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव का सफर। जैसा कि कहते भी हैं, मूट कोर्ट्स विजेता नहीं बल्कि वकील बनाते हैं। ये वो प्रोसेस है जो एक स्टूडेंट को असली दुनिया, प्रोफेशनल दुनिया के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला सेक्शन है द लीगल प्रूविंग ग्राउंड, यानी कानूनी अखाड़ा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक मॉक ट्रायल, मतलब एक नकली ट्रायल नहीं है। ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये तो लीगल माइंड्स के लिए एक असली ट्रेनिंग ग्राउंड है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मूट कोर्ट है क्या चीज। देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये एक कंट्रोल्ड सिमुलेशन है। जैसे पायलट के लिए फ्लाइट सिमुलेटर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये वकीलों के लिए एक लीगल सिमुलेटर है। ये असली कोर्टरूम की हर चीज की नकल करता है। वहां की प्रक्रिया, एनालिसिस करने का तरीका, जो स्ट्रैटेजी लगती है, सब कुछ। बस फर्क इतना है कि यहाँ कोई असली का केस नहीं होता। मोटिंग जो है वो 3 बेसिक पिलर्स पर स्किल्स बनाती है। सबसे पहला, सब्सटैंटिव लॉ मास्टरी, मतलब आपको कानून पता होना चाहिए कि कानून कहता क्या है। दूसरा है प्रोसीजरल एप्लीकेशन, यानी ये समझना कि उस कानून को कोर्ट में इस्तेमाल कैसे करना है, नियम क्या है, प्रक्रिया क्या है। और तीसरा, सबसे जरूरी, एडवोकेसी एग्जीक्यूशन, मतलब अपनी बात को, अपने तर्क को असरदार तरीके से कोर्ट के सामने रखना। चलिए अब बात करते हैं तैयारी की। ये फेज बहुत इंटेंस होता है और इसको सिर्फ एक किताबी एक्सरसाइज की तरह मत देखिए। ये तो एक लड़ाई की तैयारी है, जहां आप अपने कानूनी हथियार और ढाल तैयार कर रहे होते हैं। इस तैयारी का ना एक पूरा लाइफ साइकिल होता है और हर स्टेप बहुत जरूरी है। शुरुआत होती है प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझने से, फिर टीम मिलकर स्ट्रैटेजी बनाती है। इसके बाद होती है जबरदस्त लीगल रिसर्च और आखिर में आता है मेमोरियल ड्राफ्टिंग, मतलब आपके जो लिखित तर्क हैं उनको तैयार करना। और यही मेमोरियल आपके पूरे केस की बुनियाद होता है। अच्छा, तो इस पूरे इकोसिस्टम में कौन कौन शामिल होता है? देखिए, सबसे पहले तो है पार्टिसिपेंट्स, यानी कि वकील, जो मेमोरियल तैयार करते हैं और कोर्ट में बहस करते हैं। फिर आते हैं जजेस, यानी बेंच, जिनका काम है इन तर्कों को सुनना और उनका मूल्यांकन करना। और हाँ, एक ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूशन भी होता है जो ये सब कुछ मैनेज करता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, लिखित तर्क यानी मेमोरियल कितना ज्यादा जरूरी है। एक बेहतरीन तरीके से लिखा गया मेमोरियल एक टीम को तब भी बचा सकता है जब उनकी ओरल परफॉर्मेंस, यानी बोलने की कला, बहुत अच्छी न हो। क्यों? क्योंकि इससे जजों को आपके तर्कों की गहराई और आपकी रिसर्च को समझने का पूरा वक्त मिल जाता है। ये सच में एक एंकर की तरह काम करता है टीम के लिए। तो महीनों की तैयारी हो गई, अब आता है वो पल, असली इम्तिहान का, कोर्ट रूम। ये वो जगह है जहां सारी तैयारी को प्रेशर में परखा जाता है, जहां महीनों की मेहनत दांव पर लगी होती है। और कोर्ट रूम के अंदर के अपने ही सख्त नियम कायदे होते हैं। आपको जजों को योर लॉर्डशिप कहकर बुलाना है, आपके तर्क एक तय स्ट्रक्चर में होने चाहिए, टाइम का बहुत सख्ती से पालन करना होता है और आपका व्यवहार एकदम शांत और सधा हुआ होना चाहिए। ये सब बहुत जरूरी है। सब कुछ तैयारी के हिसाब से चल रहा है, लेकिन तब क्या होगा जब जज आपके तर्क पर ही सवाल उठा दें, जब कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसकी आपने उम्मीद ही नहीं की थी। यहीं से असली खेल शुरू होता है। और बस यहीं पर हम पहुंचते हैं आज के विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, द फाइनल शोडाउन, यानी रिबटल और सर रिबटल। ये वो आखिरी हाई प्रेशर वाला राउंड होता है जहां अक्सर हार जीत का फैसला होता है। तो ये रिबटल और सर रिबटल में फर्क क्या है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। रिस्पोंडेंट यानी प्रतिवादी अपनी दलीलें रखता है, ठीक है। उसके बाद पटिशनर यानी याचिकाकर्ता रिबटल में आता है और रिस्पोंडेंट के तर्कों पर काउंटर अटैक करता है। ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो दलीलें गलत क्यों हैं। अब इसके जवाब में रिस्पोंडेंट को एक आखिरी मौका मिलता है, सर रिबटल में। यहाँ वो पटिशनर के अटैक का जवाब देता है, अपनी बात को साफ करता है। ये एक तरह से आखिरी डिफेंस है। तो इस आखिरी हाई प्रेशर स्टेज में सिर्फ कानून की जानकारी होना ही काफी नहीं है। नहीं, यहाँ पर 3 ऐसी खास स्किल्स परखी जाती हैं जो एक अच्छे
और एक बेहतरीन वकील के बीच का फर्क तय करती हैं। कौन सी हैं वो स्किल्स? पहली, एक्टिव लिसनिंग, मतलब सिर्फ सुनना नहीं बल्कि ये समझना कि सामने वाले ने क्या कहा है ताकि आप उनके तर्क की कमजोरी पकड़ सकें। दूसरी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, यानी फौरन उसी वक्त एक मजबूत और लॉजिकल जवाब तैयार करने की काबिलियत। और तीसरी, कंपोजर, यानी प्रेशर में भी बिल्कुल शांत रहना। तो सार ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जानकारी की कमी की वजह से नहीं हारते, बल्कि स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी की कमी की वजह से हारते हैं। इस लेवल पे आकर जीत सिर्फ इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस पर करती है कि आप अपनी जानकारी को प्रेशर में कैसे पेश करते हैं। ये पूरा खेल टैक्टिक्स का है। चलिए अब बात करते हैं फैसले से आगे की, यानी असली जीत की। मूड कोर्ट का असर सिर्फ उस एक प्रतियोगिता तक नहीं रहता, बल्कि ये पार्टिसिपेंट्स को हमेशा के लिए बदल देता है। तो मूटिंग का असली आउटकम क्या है? ये एक लॉ स्टूडेंट को एक स्टूडेंट से बदलकर एक एसेट बना देता है, एक ऐसा प्रोफेशनल जो पहले दिन से ही लीगल फील्ड में काम करने के लिए तैयार है। सोचिए जरा, इस पूरी प्रक्रिया की आग में तपकर कौन सी स्किल्स बनती हैं? मुकदमेबाजी के लिए तैयारी, ड्राफ्टिंग में परफेक्शन, गहरी एनालिटिकल सोच और सबसे बढ़कर कोर्ट रूम में बोलने का कॉन्फिडेंस। इसीलिए फाइनल स्कोर चाहे कुछ भी हो, इस प्रक्रिया से गुजरने वाला हर इंसान एक विनर बनकर ही निकलता है। और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल सलाह जो एक बड़ी सीख देती है, थिंक इन इश्यूज नॉट इन फैक्ट्स। मतलब केस के सिर्फ फैक्ट्स यानी तथ्यों में मत उलझिए, बल्कि उन कानूनी मुद्दों पर फोकस कीजिए जो उन तथ्यों से निकलते हैं, क्योंकि केस मुद्दों पर ही जीते या हारे जाते हैं, सिर्फ तथ्यों पर नहीं। ये एक बहुत गहरी स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में जरूर सोचना चाहिए।